किस्से कहानियाँ। दिसंबर का महीना चल रहा था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शीतपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सूरज के दर्शन भी कई दिनों से नहीं हुए थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इस बार की ठंड ने इसे किसी डरावने सन्नाटे में बदल दिया था। माँ देखो, आज भी धूप नहीं निकली। सब कुछ सफेद सा लग रहा है। लगता है जैसे ठंड हर जगह छा गई है। हाँ बेटा, यह ठंड तो जानलेवा होती जा रही है। सुबह से हाथ पैर सुन्ने हो रहे हैं। तेरे पापा खेत पर कैसे काम कर रहे होंगे, यही सोच रही हूँ। माँ, इतनी ठंड में खेत में जाना तो खतरनाक होगा। क्या पापा को मना नहीं कर सकती? खेती छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? ठंड चाहे जितनी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। माँ, मेरी उंगलियां जम रही है। स्कूल का होमवर्क भी नहीं हो पा रहा। इतनी ठंड में कुछ लिखना भी मुश्किल हो गया है। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या ठंड हमेशा इतनी बुरी होती है? इतनी बुरी ठंड मैंने भी कई सालों में नहीं देखी। भगवान से प्रार्थना करो कि सब जल्दी ठीक हो जाए। नेहा का पिता रघु, जो खेत में काम करने गया था, वो अंदर आता है और वह ठंड से कांप रहा है। लगता है इस बार की ठंड सब कुछ बर्बाद कर देगी। खेतों में पानी तक जमने लगा है। अब फसल का क्या होगा? ठंड इतनी है कि जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। भगवान ही मालिक है। ये ठंड अगर ऐसे ही चलती रही तो न खेती बचेगी न हम। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। ठंडी हवा बह रही थी और कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी। सभी ने अपने अपने सिर और कान ढक रखे थे। चौपाल के बीचों बीच एक अलाव जल रहा था, जिसके चारों ओर गांव के लोग हाथ सेंक रहे थे। भाइयों और बहनों, इस बार की ठंड ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी फसलें सूख रही हैं, पानी जम चुका है और जानवरों का चारा भी खत्म हो रहा है। काका, यह अलाव जलाने से कुछ नहीं होगा। हमारे घरों में ठंडक इतनी बढ़ गई है कि बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर तक जाने का रास्ता इतना लंबा और ठंडा है कि मैं उसे लेकर जा भी नहीं पा रही। ये ठंड तो हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद इस समस्या का कोई हल निकल सके। हमें घर घर जाकर लकड़ी और पुराने कपड़े इकट्ठा करने होंगे और जो बीमार हैं उनके लिए गांव में ही दवा और गर्म जगह का इंतजाम करना होगा। हाँ, और जंगल से सूखी लकड़ी लानी होगी ताकि हर घर में अलाव जल सके। उस रात नेहा का परिवार रसोई में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों से ठंड अंदर आ रही थी। चूल्हे पर रोटी पक रही थी और पूरा परिवार उससे थोड़ी गर्मी लेने की कोशिश कर रहा था। माँ, क्या ये ठंड कभी खत्म नहीं होगी? बेटा, यह मौसम है, हर मुश्किल का हल होता है। हमें बस इंतजार करना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। माँ, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो गांव में कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। नेहा सही कह रही है। हमें जल्दी ही एक योजना बनानी होगी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ युवा और बड़े मिलकर लकड़ी लाने जंगल की ओर निकले। हवा बहुत ठंडी थी और हल्का कोहरा हर ओर फैला हुआ था। जल्दी करो दोस्तों, जितनी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करेंगे उतनी जल्दी लौट सकेंगे। ठंड में ज्यादा देर जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। सही कह रही हो नेहा, पर ध्यान रखना, जंगल के रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। फिसलने से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं ठंड में हम ही लकड़ी जैसे न जम जाएं। सब हंस पड़ते हैं, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि हंसी भी जल्दी थम गई। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सभी ने लकड़ियों के गट्ठर तैयार कर लिए। चलो, अब जल्दी गांव लौटते हैं। इन लकड़ियों से कई घरों में राहत पहुंचेगी। गांव लौटते समय सभी ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद नेहा और रामू ने लकड़ियां गांव के घर घर पहुंचाने का फैसला किया। सीमा का परिवार इन दिनों ठंड की मार झेल रहा था। उनका छोटा बेटा रोहन कई दिनों से बीमार था। सीमा ने ठंड के कारण उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई। रात का समय था और पूरा परिवार एक ही कमरे में जमा हुआ था। यह ठंड तो जैसे जानलेवा बन गई है। रोहन का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूँ, क्या कुछ लकड़ी खरीदने का इंतजाम कर पाऊंगा?
बिना अलाव के हालत और खराब हो रही है। पर पैसे भी कहाँ से आएंगे? और ये ठंड इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं लग रही। रोहन पास ही बिस्तर पर पड़ा था। वह थर थर कांप रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह रवि ने अपने मालिक सेठ गोपाल से मदद मांगने का फैसला किया। सेठ गोपाल गांव के सबसे बड़े जमींदार और व्यापारी थे। रवि ठंड से कांपते हुए सेठ गोपाल की कोठी पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार उसे अंदर लेकर गया। आओ रवि, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी पत्नी और बच्चे ठंड में बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा बीमार है। अगर कुछ सूखी लकड़ी मिल जाती तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती। लकड़ी? अरे, ये ठंड तो सभी को झेलनी पड़ रही है। मेरे पास जितनी लकड़ी है सब मेरी ज़रूरतों के लिए है। सेठ जी, मैं आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन अभी मेरे बेटे की जान खतरे में है। देखो रवि, मैं सबकी मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ और कहीं और से इंतजाम करो। रवि मायूस होकर लौट आया। गांव लौटने पर रवि ने देखा कि नेहा और रामू लकड़ियां बांट रहे थे। नेहा, यह लकड़ियां कहाँ से आईं? हमने जंगल से लकड़ी इकट्ठा की है। हर परिवार के लिए थोड़ी थोड़ी बांट रहे हैं। ये लो, तुम्हारे घर के लिए भी। नेहा, तुमने हमारी जान बचा ली। मैं नहीं जानता था कि गांव के लोग इतनी मदद करेंगे। सीमा के घर में लकड़ी जलने के बाद अलाव की गर्मी महसूस हुई। अब रोहन को ठंड से राहत मिलेगी। यह गांव के लोगों की मदद के बिना संभव नहीं था। हम सब मिलकर इस ठंड का सामना कर सकते हैं। यही गांव की ताकत है। गांव में लकड़ी जलने और डॉक्टर की मदद से हालात सुधरने लगे। बिजली विभाग ने भी गांव में बिजली बहाल कर दी। हर घर में गर्मी और राहत का माहौल था। पापा, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब किसी को ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब गांव की एकता का परिणाम है। गांव वालों ने समझ लिया कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। ठंड अब भी थी, लेकिन डर गायब हो चुका था। कहानी ने दिखाया कि एकता, हिम्मत और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ठंड का कहर अब उनके साहस और सहयोग का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।